हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ईसीजी सीपीओ मॉक टेस्ट डे 4 पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एम है वो है कंप्यूटर नॉलेज में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना। और इसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बेस्ट 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए, आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर रहा। आज के सेशन में शेयर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या ईसीजीसी पीओ क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर यहाँ पर आप 50 से 55 घंटे यानी 50 टू 55 आवर्स अगर आप कंप्यूटर को देते हैं तो ये आपको कंप्लीट मार्क्स देता है। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो ये आपको कंप्लीट मार्क्स एग्जाम में प्रोवाइड करेगा। अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। इस बैच से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे एक बार फटाफट से इस पर बात कर लेते हैं। बेस्ट 55 वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और वैलिडिटी रहने वाली है 6 मंथ्स की। इस कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप ये आपको मिल जाएगी iOS स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर भी। तो यहाँ पर आप जाकर बिल्कुल बहुत आसानी से इस ऐप को डाउनलोड करिएगा। फिर इसके बाद आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क इस बैच से आप कनेक्ट हो सकते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैच है। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको इस एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू शुरू करते हैं आज के इस बेस्ट सेशन को। हैव अ लुक गाइस। ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था और आपने बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में करके बताया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन ट्रिकी है। द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। यानी वो वायरस जो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स में जाता है और इनको इनकी वर्किंग को एक तरीके से इंटरप्ट करता है, वो वायरस कौन सा है। ऑप्शन था बूट, मैक्रो, फाइल, एंटीवायरस या रैंसमवेयर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। ये एक तरीके से दुश्मन है माइक्रोसॉफ्ट का, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में ये एंटर करता है और इसकी वर्किंग को स्टॉप करता है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। IEEE 802.3 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइए ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो किसको शो कर रहा है। टोकन बस, ईथरनेट, टोकन रिंग, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन या नन ऑफ दिस। IEEE 802.3 ये बहुत फेमस है ईथरनेट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ईथरनेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईथरनेट होता क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क को ही हम लोग ईथरनेट के नाम से जानते हैं। लैन केबल को कई बार ईथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा 802.3 की बात हो तो ईथरनेट होगा। IEEE होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ 802.4 ये टोकन बस को रिप्रेजेंट करता है। 802.5 टोकन रिंग को रिप्रेजेंट करता है। 802.11 ये वाईफाई को रिप्रेजेंट करता है। 802.15 ये आपके ब्लूटूथ को रिप्रेजेंट करता है, या आप कह सकते हैं 15
पर्सनल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। और अगर 15.1 हो जाएगा, जैसे 802.15.1, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करेगा आपके ब्लूटूथ को। तो याद रखिएगा 15 अगर दिया हो तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू ब्लूटूथ एट वंस? ब्लूटूथ से एक साथ कितनी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बताइए, 2 डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस, 6 डिवाइसेस, 7 डिवाइसेस या 8 डिवाइसेस? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने देखे हो तो वहां पर ब्लूटूथ का भी क्वेश्चन फेमस है, कोई एक क्वेश्चन ब्लूटूथ से भी आता है। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज 7 डिवाइसेस, यानी 7 डिवाइसेस को हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लूटूथ इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क? ब्लूटूथ किस तरीके के नेटवर्क में काउंट होगा? एडहॉक नेटवर्क, पैकेट नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क है? एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे मोबाइल फोन्स में चल रहा है, एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब कि ये एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एडहॉक नेटवर्क भी है। एडहॉक नेटवर्क का मतलब जो अपनी रेंज को चेंज कर पाए, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक को बदल पाए, इसलिए इसे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क यानी मैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लूटूथ इज कॉल्ड मैनेट मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। among these which is not the version of Linux operating system? आप लोग जानते हैं कि Linux ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें वायरस एंटर नहीं कर सकता, Linux है। GUI CUI के साथ में बना हुआ Linux है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा Linux का वर्जन नहीं है। जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी लाइनेक्स पर ही बना हुआ है। तो जरा बताइएगा कि इसमें से कौन सा वर्जन नहीं है? डेबियन, जेंटू, युबिंटू, फेडोरा या स्नोकोन? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज स्नोकोन। स्नोकोन हमारा एंड्रॉयड का वर्जन है, जबकि डेबियन, जेंटू, युबिंटू, फेडोरा ये डायरेक्ट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्जन है। तो 5th इज द करेक्ट वन। Next, Tor services are also popularly known as? Tor services, ये Tor क्या है? बिल्कुल आप लोग ने इसका नाम पहले भी सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू द ब्राउजर, Tor ब्राउजर। ये Tor ब्राउजर का इस्तेमाल होता कहां पर है? अगर कोई हैकर है सपोज करिए और वो हैकिंग करना चाहता है, तो उनके सिस्टम्स में जो ब्राउजर ज्यादातर मिलता है वो Tor ब्राउजर ही है, जिसकी फुल फॉर्म होती है दी अनियन राउटर। डक डक गो नाम का एक सर्च इंजन है, उसके साथ में टॉर ब्राउजर का ही इस्तेमाल किया जाता है। हैकर्स ज्यादातर इसका यूज करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई? दी अनियन राउटर। इसका मतलब कि टॉर सर्विसेज को अनियन सर्विस के नाम से भी जानते हैं। सो दी करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो हम समझ गए कि अनियन सर्विस क्या है, टॉर ब्राउजर क्या है, लेकिन बेसिकली यहां पर अनियन का मतलब क्या है? देखिए यहां पर आप देख भी सकते हैं कि टॉर में जो इसका लोगो है, इसको ओ को अगर आप देखें तो ये कुछ प्याज की शक्ल में, कुछ अनियन की शक्ल में इसको दिया गया है। अब इसका मतलब होता है ओपन सोर्स, यानी अनियन सर्विस का मतलब होता है ओपन सोर्स सर्विस। तो ऐसी सर्विस जो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी सर्विस जो कि एडिट कर पाना जहां पर पॉसिबल है। तो बिल्कुल टॉर ब्राउजर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी अगर चाहे तो इंटरनेट से इस ब्राउजर को बहुत आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ अ ब्रिज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? ये क्वेश्चन तो एज इट इज पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। बताइए, कह रहा है ऐसा कौन सा नेटवर्क है, Which of the following is use of a bridge? ब्रिज में किस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है?
टू सेपरेट लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट वाइड एरिया नेटवर्क, टू सेपरेट वीलैन, टू कनेक्ट लैन, या नन ऑफ दिस। देखिए ब्रिज, हम लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्विच और ब्रिज ये सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पर काम करते हैं। यानी पहली हो गई फिजिकल लेयर और दूसरी हो गई डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में ही स्विच और ब्रिज जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को कनेक्ट करने के लिए ही हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर बिल्कुल सही आप लोग ने सोचा, टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमने यहां पर एक इमेज के थ्रू आपको दिखाया भी है कि एक सेगमेंट 1 है और एक सेगमेंट 2 है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, which of the following commands is used as a simple way to verify that a computer can communicate over the network? कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा कमांड है जिसका यूज किया गया है टू वेरीफाई, ये वेरीफाई करने के लिए कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। मॉनिटर, पॉज, चेक, पिंग या ट्रेसर। तो कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आपको ये चेक करना पड़ रहा हो कि कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए जो कमांड है दैट इज ट्रेसर्ट, यानी फिफ्थ इज द राइट वन। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि ट्रेसर्ट कैसे काम करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसको इको रिक्वेस्ट कहते हैं, और अगर सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आ रही है तो इसका मतलब ये जो पिंग कमांड है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। यानी नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, which of the following is a type of a malware that can self replicate without a host program? कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा malware है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि अगर सेल्फ रेप्लिकेट जैसा शब्द आपको एग्जाम में दिखे तो तुरंत आंसर लगा दीजिएगा वॉर्म, यानी राइट वंस रीड मैनी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर वायरस क्यों नहीं हुआ, या वायरस भी हो सकता था, लेकिन देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वॉर्म ऑटोमेटिक काम करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, जबकि वायरस ह्यूमन इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग काम करता है। जब हम लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वायरस एक्टिवेट होता है, जैसे पेन ड्राइव आपने लगाई, नेटवर्क आपने कनेक्ट किया, इंटरनेट से आप कनेक्ट हुए, आपने फ्लॉपी डिस्क लगाई उसमें वायरस था, या आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करी उसमें वायरस था। यानी हमारी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं वहां पर मेजर रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें वॉर्म के केस में तो ये सेल्फ रेप्लिकेट है, ये एक तरीके से आत्मनिर्भर है। गेटिंग द पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, which of the following layers is responsible for syntax and semantics of data in an OSI model? कह रहा है OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो we know very well there are 7 layers in the OSI model। अब इन 7 लेयर्स में से ऐसी कौन सी लेयर है जो सिंटैक्स और सेमेंटिक्स पर काम करती है ना बढ़िया क्वेश्चन। सेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को बिल्कुल सही आपने गेस कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इनक्रिप्शन करना, डिक्रिप्ट करना, कॉम्प्रेस करना, ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना, या सिंटैक्स और सिमेंटिक। इनमें से कोई भी टर्म आपको अगर एग्जाम में दिखे तो बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दे दीजिएगा प्रेजेंटेशन लेयर। लेकिन फिर आंख खोल के चेक भी कर लीजिएगा क्या हमने ऑप्शन सही जगह लगाया है। तो दैट द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, which of the following function in MS Excel tells how many numeric entries are in the given range? एक्सेल शीट में ये चेक करने के लिए कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, चेकनम, नम, काउंट, सम, या नम en।
बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आप समझ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिक एंट्रीज काउंट करनी है तो इसके लिए काउंट फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको सब कुछ काउंट करना है तो काउंट ए का यूज करते हैं, जिसका मतलब है काउंट ऑल। तो याद रखिएगा न्यूमेरिक एंट्रीज के लिए काउंट का यूज। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ एएलयू इज फर्स्ट स्टोर्ड इन। एएलयू का जो आउटपुट है वो कहां पर स्टोर होता है? तो अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है सीपीयू के रिगार्डिंग। और हम लोग जानते हैं कि सीपीयू के तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। तो जितनी भी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर में वो एएलयू में ही होती है। तो एएलयू का जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो कहां पर हमें मिलता है? रजिस्टर में मिलता है, जिसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं। तो कई बार ऑप्शन में एक्यूमुलेटर भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूमुलेटर नहीं हुआ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज रजिस्टर, क्योंकि एक्यूमुलेटर क्या है? रजिस्टर। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, which of the following provides connection oriented reliable service to send data? कह रहा है नेटवर्क में ऐसी कौन सी सर्विस है जो कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड हमने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है जहां आप डेटा को सेंड करें और आपको ये मैसेज मिल जाए कि आपका डेटा सेंड हो गया, यानी कंफर्मेशन, फीडबैक अगर आपके पास में आ रहा है कि डेटा सेंड सक्सेसफुली, तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। और जहां आपको ये फीडबैक ना मिले, जहां पर आपको ये मैसेज ना मिले कि कनेक्शन पता नहीं स्टैब्लिश हुआ या नहीं, डेटा सक्सेसफुली सेंड हुआ या नहीं, वो कनेक्शन लेस होगा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी है? टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। जबकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में दो मेन प्रोटोकॉल्स हमारी आती हैं, जरा बताइए तो कौन सी? बिल्कुल सही, वो दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और दूसरी है हमारी आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब टीसीपी के केस में जरा आप देखिएगा, यहां पर जो वीडियो आपके सामने चल रही है, यहां पर देखिए एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर ने डेटा को सेंड किया, बहुत बढ़िया, रिसीवर को मिल गया और साथ में एक मैसेज भी आ गया कि सेंड सक्सेसफुली। याद करिए ईमेल का केस, जब आप किसी को मेल करते हैं तो ये लिखकर आता है कि मेल सेंड सक्सेसफुली, यानी अब आपको यकीन हो गया कि वो मेल उस रिसीवर को रिसीव हो गया। याद करिए जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, एक टिक आया तो आपको समझ में आ गया कि मैसेज चला गया, डबल टिक आ गया तो आप समझ गए कि मैसेज उसके पास में रिसीव हो गया, और अगर वो ब्लू टिक हो गया तो आप समझ गए कि सामने वाले ने उस मैसेज को रीड भी कर लिया, और रीड करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप समझ गए कि हो सकता है अब ब्लॉक भी करना पड़ सके। राइट? तो यानी ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि आपको ये कंफर्मेशन हुई कि आपका मैसेज फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड गया भी, देखा भी गया, रिसीव भी हुआ, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आप कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन वो कोई भी घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा एग्जामिनर, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है और क्या है इसका कॉन्सेप्ट। अ स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर इमेज इज कॉल्ड। स्मॉल इमेज को क्या बोलते हैं? क्लिप आर्ट, बिटमैप, थंबनेल, पीएनजी, या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड थंबनेल। तो स्मॉल इमेजेस जो कि हम लोग देखते भी हैं यूट्यूब पर, ज्यादातर थंबनेल्स के फॉर्म में हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड द स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर इमेज। नेक्स्ट, which of the following is also referred to as a column in the database? डेटाबेस में कॉलम का दूसरा नाम क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉलम को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं और रोज को टपल्स के नाम से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस में कॉलम को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो याद रखिएगा इसको।
rows, tuples or columns attribute. Next, what is the built-in database used in iOS? जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर वो iOS हो, इसमें जो बिल्ट इन डेटाबेस यूज होता है वो कौन सा है? ओरेकल, एसक्यूएलाइट, माई एसक्यूएल, अपाचे या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा एसक्यूएलाइट। एसक्यूएलाइट एक ऐसा डेटाबेस है जो जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे iOS हुआ, एंड्रॉइड हुआ, या सिम्बियन था, या ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फायर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनका यूज ज्यादातर हम लोग मोबाइल के केस में करते हैं, मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में करते हैं, तो यहां पर जो डेटाबेस यूज होता है वो है SQLite. नेक्स्ट, among these which is not the basic function of CPU? CPU का जो बेसिक फंक्शन है वो इसमें से कौन सा नहीं? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, कंट्रोल या स्टोर? समझिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल देखिए, जब सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, लेगा, उसके बाद उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली उन इंस्ट्रक्शंस को कहीं पर स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब कि कंट्रोलिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का जो पार्ट है वो कंट्रोल करना नहीं होता, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रोलिंग नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा देयर आर 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ सीपीयू, दैट इज फेच, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट, देन स्टोर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। नेक्स्ट, सीपीयू यूज्ड इन मोबाइल फोन्स इज कॉल्ड। देखिए, यहां पर अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, कई सारे टास्क एक साथ संभालते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ऐसा लगता भी नहीं कि कई सारे टास्क हम लोग एक साथ कर रहे हैं, इतने स्मूथली वहां पर वर्किंग होती है। तो बात यहां पर यह समझने वाली है कि मोबाइल फोन्स में सीपीयू का यूज नहीं होता। सीपीयू के जगह पर जिसका यूज होता है वो क्या है? प्रोसेसर, सीमॉस, बायोस, फर्मवेयर या जीपीयू? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड जीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कई बार हम लोग ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफिक कार्ड तो आपने सुना होगा, जो लैपटॉप्स में भी लगाए जाते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी लगाए जाते हैं, जिससे उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी फास्ट होती है। बड़े बड़े वीडियोस को रेंडर आउट करना, बड़ी बड़ी इमेजेस को बहुत अच्छे से डिजाइन करने के लिए जीपीयू यानी ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं। तो सीपीयू यूज्ड इन मोबाइल फोन इज कॉल्ड जीपीयू, फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज द पार्ट ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑटोमेटिकली लोडेड होता है, जिससे ब्राउजर की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है और ब्राउजर एक तरीके से रजनीकांत के तरीके से काम करने लगता है? यानी जो सिंपल दिखने वाला ब्राउजर है वो कहता है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वो कुछ भी कर सकता है अगर उसमें क्या कर दिया जाए, उसमें एडॉन्स हो, प्लगइन्स, यूटिलिटीज, विजेट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा प्लगइन। ब्राउजर में प्लगइन्स होते हैं जिसको हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद में जो ब्राउजर है वो काम भी कर सकता है जिस काम को करने के लिए शायद हमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना हो। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी शीट्स आर प्रोवाइडेड इन एमएस एक्सेल 2010 वर्क? कह रहा है एक्सेल शीट 2010 वाले वर्जन की अगर हम बात करें, है ना, तो 2010 ये हमें वर्जन बहुत देखना होगा एग्जाम में आंसर करने के लिए, और आजकल के एग्जाम्स में लेटेस्ट वर्जन से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? मुझे बताइए फटाफट। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल कहें, एमएस वर्ड कहें, एमएस पावर पॉइंट कहें, या फिर एमएस ऑफिस कहें, है ना, बात तो एक ही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2021 यानी 2021 ये लेटेस्ट वर्जन है। और इससे पहले कौन सा आया? 2019 आया। इसके पहले कौन सा आया?
2016 आया, इसके पहले कौन सा आया, 2013 आया, है ना, और इससे पहले कौन सा आया, 2007 आया। तो ये सब आपके वर्जन्स हैं किसके, एमएस ऑफिस के, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। अब 2010 के केस में अगर हम बात करें तो यहां पर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स अवेलेबल थी। कितनी, 3 वर्कशीट्स। और अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें, जैसे 2016, 2019 या 2021 के केस में, तो यहां पर जो बाय डिफॉल्ट शीट आपको मिलती हैं वो 1 होती है। आपने देखा होगा अगर आप लेटेस्ट वर्जन का यूज करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट 1 होती हैं, लेकिन अगर ओल्डेस्ट वर्जन की बात करें तो वहां बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड 2019, की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट F5 इज रिलेटेड टू। एमएस वर्ड 2019 में कंट्रोल शिफ्ट F5 अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, मेल मर्ज, मैक्रोज, बुकमार्क, फुटनोट या बॉर्डर। क्या लगता है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बुकमार्क। अगर यही काम आप इंटरनेट पर करते हैं ब्राउजर के थ्रू तो कंट्रोल डी करने पर वो वेबसाइट बुकमार्क हो जाती है, हिस्ट्री में पहुंच जाती है एक तरीके से। लेकिन एमएस वर्ड में बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F5 का यूज किया जाता है। तो ये थे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। ये रहा आज के होमवर्क का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। While booting, ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। बूटिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इवन 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग के दौरान ये जो जब हम बूट करते हैं यानी सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं से कहीं पर लोड होता है। तो पूछा ये जा रहा है कि बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता कहां पर है, रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में, कैशे में या बफर मेमोरी में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे चाहिए और वो भी कमेंट बॉक्स में। आज के सेशन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लगा हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं और यही एक सब्जेक्ट है जो आपकी सक्सेस की गारंटी भी लेता है। क्योंकि अगर आपके सपोज करिए मैथ्स में, रीजनिंग में या किसी भी या जीए में मार्क्स अगर आपके कम आ रहे हैं तो कंप्यूटर उसको कवर कर ले, लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि यहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए ये जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि आप यहां पर 50 से 55 घंटे 50 to 55 आवर्स डेडिकेटेड फॉर्म में दें और रिवीजन भी करें विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ, जो कि ड्रीम बैच 2.0 ये गारंटी लेता है कि आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी, कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस बैच को आप ज्वाइन करिए और शानदार तरीके से एप्लीकेशन पर पढ़िए। दैट इज द ओनली वे टू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन कंप्यूटर। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करके बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ। थैंक यू वेरी मच गाइस।